गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर स्वतंत्रता और समानता स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ बता दिया था। आज हम इसी क्रम में स्वतंत्रता के जो प्रकार हैं या जो विविध रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट प्रकार है स्वतंत्रता का वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता में ये माना गया है कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है ये मनुष्य को किसी मानवीय संस्था ने नहीं दी है, बल्कि ये हमको प्रकृति ने प्रदान की है, अर्थात ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए जो मनुष्य का जन्म जो है उसी के साथ ही और उसका जो व्यक्तित्व है उसी में ही ये स्वतंत्रता जो है ये निहित होती है। और इस स्वतंत्रता के विषय में ये माना जाता है कि इस स्वतंत्रता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वतंत्रता किसी मनुष्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है बल्कि प्रकृति ने प्रदान की है। इसलिए यदि हम चाहें कि इसका हस्तांतरण करें तो हम इसका हस्तांतरण नहीं कर सकते। तथा इसमें ये माना गया था कि ये स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की है, अर्थात जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया था उससे पहले से ही नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्राप्त थी। अतः विचारक जो है उनका ये मानना है कि जैसे जैसे राज्य की स्थापना होगी या राज्य की स्थापना के साथ साथ ये स्वतंत्रता जो है वो भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त मतलब समाप्त हो जाएगी। और रूसो जो है उन्होंने भी जैसे कहा है कि मनुष्य जो है वो जन्म तो लेता है स्वतंत्र, लेकिन वो हमेशा बंधनों के अंदर जकड़ा रहता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट प्रकार स्वतंत्रता का। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता आती है वो आती है निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, इस स्वतंत्रता के अंतर्गत ये माना जाता है कि मनुष्य जो है उनको अपने जो निजी कार्य है, अपने व्यक्तिगत जीवन जो है उसमें कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया भी जाए तो वो प्रतिबंध केवल समाज के हित में होना चाहिए। मतलब आप कोई ऐसा प्रतिबंध मनुष्य पर नहीं लगा सकते हैं जो कि उसके व्यक्तिगत कार्य के अंदर या उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने वाला हो। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर अपन लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो उन देशों में ये निजी स्वतंत्रता जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके जो उदाहरण हैं वो है जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, कोई भी वेशभूषा, खान पान, परिवार, धर्म आदि के क्षेत्रों में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब इन सभी के बारे में राज्य जो है उसको किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर बहुत अधिक आवश्यक हो तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता ये एक नागरिक होने के नाते मनुष्य जो है उसको मिलती है। जिस देश के हम नागरिक होते हैं उस देश के द्वारा ये स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और राज्य जो है वो इन स्वतंत्रताओं को मान्यता देकर उनका संरक्षण करता है। इन स्वतंत्रताओं को हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। जैसे कि भारत के संविधान में जो हमारा स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो भी स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई हैं वो सभी नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत नागरिक जो हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक पद जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं ये राजनीतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आती हैं। इसके नेक्स्ट आती है आर्थिक स्वतंत्रता। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए कि वो एक अपने स्वाभिमान के साथ में बिना वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए हुए खुद की और अपने परिवार की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका पालन कर सके। मतलब कि अगर मनुष्य जो है उनको केवल ये भी स्वतंत्रता नहीं होगी, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं किसी देश के अंदर नागरिकों की,
या फिर अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, या फिर उनका शोषण किया जा रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस राज्य के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसीलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वो आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करे, शोषण के दायरे को सीमित करे, सभी को अपनी आर्थिक उन्नति करने का अवसर प्रदान करे, उनको व्यवसाय करने की, रोज़गार करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की जाए। तो ये सभी स्वतंत्रताएं जो हैं ये आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आएंगी। ठीक है। फिर आती है नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय अंतःकरण से है, अर्थात आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, रीति रिवाज अपना सकते हैं, आपकी कोई भी पूजा की पद्धति हो सकती है। बस आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, है ना। ये सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि आप स्वार्थ, लोभ, घृणा आदि के वशीभूत होकर कार्य ना करें, बल्कि आप में दया, करुणा, अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी आदि गुणों से युक्त होकर के आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप इन सभी गुणों से युक्त नहीं हैं और स्वार्थ, लोभ के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नैतिक परातंत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है। ये नैतिक स्वतंत्रता नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, वर्ण, नस्ल, लिंग, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, सभी को कानून का समान संरक्षण मिले, यही सामाजिक समानता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जब कोई राष्ट्र संप्रभु होता है, संप्रभु मतलब जब हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, हम पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती दूसरे देश की, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का द्योतक होती है। जैसे कि इसका विरोधी हम उपनिवेशवादी व्यवस्था को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद के अंदर देश तो हमारा होता है, लेकिन शासन करने वाला कौन है? कोई दूसरा होता है, हमें उसके अनुसार आचरण करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य है जब कोई राष्ट्र संप्रभुता संपन्न हो जाता है, तभी उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। और लास्ट है संवैधानिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है, और सरकार यदि चाहे कि वो इन स्वतंत्रताओं में कोई कटौती कर दे, तो वो इन स्वतंत्रताओं में कोई कटौती नहीं कर सकती है। जैसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 32, उसमें जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें न्यायालय अनेक प्रकार के लेख जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये आपका जो स्वतंत्रताओं के प्रकार है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर आप देखेंगे स्वतंत्रता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें दे रखी हैं बुक के अंदर, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, केवल पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इजी गोइंग। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। बाकी इनको एक बार आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।